Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, आज हमने MD-CAT केमिस्ट्री के UHS टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री से एसोसिएटेड है उसका टेस्ट नंबर 34 डिस्कस करना है. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम का है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ द टेस्ट. वेल डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट आपके सामने है. हम इसका एक टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लेक्चर की तमाम पॉइंट्स को अपने जहन में रखिएगा. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक MD-CAT के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. सो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं. क्वेश्चन पेपर आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है. हैबर-बॉश प्रोसेस जहन में रखिएगा. अमोनिया की प्रिपरेशन का, नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो जहन में रखिएगा. तमाम डिस्कशन अपने पॉइंट के अपने जहन में रखें और आपके पास एक्सोथर्मिसिटी ऑफ द रिएक्शन भी जहन में रखिएगा. और अब हम देखते हैं कि विल नॉट चेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं होता. सो हम देखते हैं. अल्फा ऑप्शन में कहता है इंक्रीज ऑफ प्रेशर. वेल माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जब नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के डिफरेंट हो तो हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं वहां पे कोलिजन्स बढ़ जाते हैं और ऑपोजिट साइड पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड कर जाता है. सो ये तो इफेक्ट करेगा. बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. एडिशन ऑफ कैटलिस्ट. यू बेटर नो कि कैटलिस्ट के ऐड करने से नीदर द पोजीशन नॉर द वैल्यू ऑफ केसी विल चेंज. टेम्परेचर की वजह से पोजीशन और केसी दोनों वैल्यू चेंज होती हैं और कैटलिस्ट की वजह से दोनों चेंज नहीं होती. तो उसने यही क्वेश्चन किया है. अगर मैं बाकी ऑप्शंस को देखूं तो वॉल्यूम की वजह से इफेक्ट होगा. टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली इफेक्ट होगा. सो मेरे पास बीटा ऑप्शन ऐसी है कि जिसकी वजह से अमोनिया का जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर चुका है उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं. पेपर आपके सामने है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर करेक्टली मैच्ड एक्सेप्ट. इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होगा. टेबल दिया गया है, तमाम ऑप्शंस ठीक दी गई होंगी. जो नहीं है वो हमने चूज करनी है. एक्सेप्ट कह रहा है, नेगेटिव क्वेश्चन है. ध्यान से आंसर पढ़ते हैं. टेबल में पहले कहता है टर्म पीएच स्टैंड फॉर द पावर ऑफ द हाइड्रोजन, द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन आयंस. ठीक कह रहा है. एक्सप्लेनेशन में कहता है स्मॉलर इज द पीएच वैल्यू, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड. बिल्कुल ठीक कह रहा है. बीटा ऑप्शन में कहता है KW द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वाटर. यस, KW हम जानते हैं, डिटेल में पढ़ के आए हैं. यूनिट्स बोलता है इसके मोल स्क्वायर पर डेसिक्यूब -6 होता है. H कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH कंसंट्रेशन है तो इसके यूनिट मोल स्क्वायर DM -6 होते हैं. तो -3 कह रहा है, ये गलत है. यूनिट्स में भी उसने देखो कैसा क्वेश्चन जनरेट किया. आप लोगों को इस चीज से अंदाजा होगा कि आप लोगों ने जब केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करनी है तो आपने हर फैक्टर को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है. बड़ा स्मार्टली वर्क करते हुए आंसर करना है. बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट थी. बीटा ऑप्शन मेरा आंसर है जो कि गलत है, मैच नहीं कर रहा. मैं बाकी भी देख लेता हूं. वो कहता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड. ठीक है. ग्रेटर इज द के वैल्यू, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड. बिल्कुल ठीक कह रहा है. और माइनस लॉग ऑफ के. ठीक है, उसको पीके कह रहा है. ठीक है. और स्मॉलर इज द पीके वैल्यू, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड. यस, ये तमाम स्टेटमेंट्स ठीक है. बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट है जो कि मेरा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53. The equilibrium constant can be used to predict the following statements about Kc. अच्छा, कुछ इंफॉर्मेशन देगा, देखते हैं. Kc से रिलेटेड बातें कर रहा है. नंबर 1 स्टेटमेंट कहता है द डायरेक्शन इन विच ए केमिकल सिस्टम वुड प्रोसीड टू एक्वायर एन इक्विलिब्रियम स्टेट. ठीक है, सही कह रहे हैं. अच्छा, ये एक इंफॉर्मेशन है. द एक्सटेंट टू विच अ रिएक्शन विल प्रोसीड बिफोर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. यस, ठीक है. ये दोनों चीजें बताता है हमें. एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन भी बताता है, डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन भी बताता है. Kc तो हम जानते हैं दोनों फैक्टर्स बताता है. टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के. ठीक. आगे कहता है द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन अ कंडीशन अपॉन अ केमिकल सिस्टम इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. यस, द ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल. इफेक्ट ऑफ चेंज डिस्कस कर रहे हैं ना. क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट. दे ऑल आर करेक्ट. डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. ये तमाम स्टेटमेंट्स डिस्क्रिप्टिव हैं. बड़ी क्लियर कट इंफॉर्मेशन है. रिवीजन है क्वेश्चन में. हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइव किया गया है. तो तमाम स्टेटमेंट्स ठीक हैं. सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 54 है. पेपर आपके सामने. एक रिएक्शन दे दिया गया स्टेरिफिकेशन का. ठीक है, एस्टर बनाया उसने. एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का कॉम्बिनेशन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है. स्टेरिफिकेशन है, फ्रूटी स्मेल बन रही है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. गलत स्टेटमेंट देखनी है. व्हेन वी ऐड मोर एथेनॉल और इक्विलिब्रियम. अच्छा, जब हम मोर एथेनॉल, हम रिएक्टेंट साइड पे अमाउंट बढ़ा रहे हैं, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है, उस पे क्या होता है. उसने कहा इनकरेक्ट. देखो अल्फा में कहता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एथेनॉल इज इंक्रीज्ड. ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू इंक्रीज दैट. सिंपल. यू आर गोइंग टू ऐड इन
बीटा में कहता है द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी, रिएक्टेंट ज्यादा हो गए, इक्विलिब्रियम को सस्टेन करने के लिए कंसंट्रेशन फौरी तौर पे अपने आप को एडजस्ट करेंगे, लीच एक्चुएटर प्रिंसिपल अप्लाई होगा। बिल्कुल ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, हमारे पास जो प्रोसीडिंग्स हैं वो होंगी। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है more ethanol reacts with ethanoic acid and more ethyl ethanoate and water are formed। वेरी सिंपल रिएक्शन हो रहा है, बिल्कुल ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी, ठीक कह रहे हैं। तीनों स्टेटमेंट अभी तक ठीक हैं, हमने इनकरेक्ट को चूज करना था। नंबर डेल्टा पे कहता है देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एथेनॉल टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बिल्कुल गलत, ये तो हमने चेंज किया है, ये मेरा आंसर है। बड़ी सिंपल स्टेटमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सवाल जो कि एमडीकैट में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस, इनको पढ़ के आपको अंदाजा हो रहा होगा कि बड़ी सिंपल सी बात को वो ड्रामेटिक वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। सो डेल्टा, आपने एथेनॉल को ही तो चेंज किया, आपने उसकी कॉन्सेंट्रेशन को इफेक्ट किया है, वो कह रहा है नहीं हो रहा, तो डेल्टा इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये मेरा आंसर है, उसने कहा था इनकरेक्ट को चूज करो। सो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर था डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा खूबसूरत पेपर आप लोगों के सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर, वंस अगेन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, कुछ इंफॉर्मेशन देगा, हमने उसको ब्रिलियंटली ऑब्जर्व करना है। और स्टेटमेंट्स फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, अच्छा उससे रिलेटेड डाटा है। नंबर 1 में कहता है इट हैज अ डेफिनेट वैल्यू फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। बिल्कुल सही कह रहा है, हाँ। नंबर 2 में कहता है द वैल्यू ऑफ के डज नॉट चेंज इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरियस स्पीशीज इन द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द इक्विलिब्रियम आर मल्टीप्लाइड बाय द सम नंबर। माय डियर स्टूडेंट, सिंपल मैथ है, यू बेटर अंडरस्टैंड। आप अगर एक चीज का स्क्वायर ले रहे हैं और उसके स्क्वायर की बजाय आप एक उसकी जगह नंबर 2 की जगह 3 ऐड कर देते हैं, उसका कोएफिशिएंट चेंज कर देते हैं, तो मुझे ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन लग रही है। बिल्कुल गलत कह रहा है ये ज़हन में रखिएगा। नंबर 2 में वैल्यू डेफिनेटली चेंज होगी, कैसे चेंज नहीं होगी? तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि कोएफिशिएंट को चेंज करें तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, चेंज होती है। नंबर 2 स्टेटमेंट को ज़हन में रखें, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। नंबर 3 में कहता है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ द। ये सिंपल स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक है। फॉरवर्ड का इनवर्स बैकवर्ड होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नंबर 4 में कहता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हम जानते हैं, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन क्या करता है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर 2 स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। नंबर 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। बाकी तमाम स्टेटमेंट्स ठीक है। नंबर 2 जो मैंने बताया था कि कोएफिशिएंट चेंज करने से वैल्यू चेंज होती है, वो कह रहा है नहीं होती, सो गलत कह रहा है। नंबर 2 स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बीटा इज माय आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 56। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, sparing soluble having KSP value 3.2 into 10⁻⁵, what will be its solubility? बहुत खूबसूरत सवाल है, मैंने प्रैक्टिस भी किया था लेक्चर में, न्यूमेरिकल की फॉर्म में रिवाइज कर रहा हूं। वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड फॉर यू पीपल। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 56 है, इसको मैंने सॉर्ट आउट किया है। हम जानते हैं कि जो स्प्रैंगली सॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं, जो लेस सॉल्युबल होते हैं, उनकी KSP वैल्यू होती है, ठीक है। और KSP इज इक्वल टू द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द जनरेटेड आयंस। जी हम जानते हैं, अगर हमें KSP पता हो तो हम सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें सॉल्युबिलिटी पता हो तो हम KSP फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपके सामने सारा नरेट कर दिया, वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड। पहले तो मैंने डिसोसिएट किया, कैल्शियम +2 आयन 2 हाइड्रोक्सिल आयन बन जाते हैं। सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन में डिसोसिएशन ऑफ द बेस हो गई। मैंने KSP की बात करनी है, तो KSP इज इक्वल टू द आयनिक प्रोडक्ट, एग्जैक्टली वो मैंने उसको पैटर्न में लिख दिया है, 2H आयन और साथ में स्क्वायर भी लिख दिया है, 2OH आयन एंड स्क्वायर भी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है, इट्स अ सिंपल एंड द पॉपुलर न्यूमेरिकल ऑफ योर बुक। FSC में बड़ा क्लियर लिखा गया, उसको सॉर्ट आउट किया गया है। MDCAT में ये क्वेश्चन आप सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। फॉर दिस प्रैक्टिस मैं ये कर रहा हूं आप लोगों के सामने। आप इसकी सॉल्युबिलिटी S कंसीडर करें, इसकी 2S करें, इसका स्क्वायर लें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 4S क्यूब आ जाता है। वैल्यू उसने मुझे दे दी है, S क्यूब आपके सामने किया, 4 को मैंने इसके डिनोमिनेटर में ले गया, कैलकुलेट किया, 0.8 × 10⁻⁵ आ गया। सिंपल मैथ यू आर अप्लाइंग हियर, वेरी सिंपल। अब 0.8 को मैंने जब 8 में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁵ से -6 हो गया। ये क्यूब रूट लूंगा इन दोनों का मैं, S3 है तो इसका क्यूब रूट, इसका भी क्यूब रूट लूंगा क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 2 × 10⁻²। आई सॉल्व्ड इट फॉर यू पीपल, वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे। सो ये क्रैम करने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करना है। MDCAT है, इसमें वो कोई भी फिगर आउट चेंज कर देगा, कोई भी वैल्यू चेंज कर देगा, तो आपके सामने ये प्रोसीजर रिवाइज किया गया ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके कि सॉल्व कैसे करना है। क्लियर है? सो इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आंसर इज द बीटा ऑप्शन, वेरी सिंपल एंड द क्लियर ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू।
क्वेश्चन नंबर 57, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एट 500 केल्विन टेम्परेचर। अच्छा, Kp की बात कर रहा है, Kp पूछना चाह रहा है और इस 1 पॉइंट बता दिया उसने। फाइंड द Kc, यू नो रिलेशनशिप, मैंने इसे ऐसे सॉल्व किया, वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैं इसको सॉल्व करता हूं टू सेव योर प्रेशियस टाइम। क्वेश्चन नंबर 57, प्रिंसिपल फार्मूला ये है, we know Kp is equal to Kc RT over delta n, you know delta n प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। हमने वो तमाम पॉइंट्स लेक्चर में रिवाइज किए थे, प्रीवियस टेस्ट में भी डिस्कस किया था कि डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव हो तो क्या होता है, नेगेटिव हो तो क्या होता है, अगर डेल्टा एन जीरो हो तो क्या होता है, केपी और केसी में क्या रिलेशनशिप होता है। अब उसने इस चीज को वैल्यूज की फॉर्म में पूछ लिया है, नो नीड टू गेट कंफ्यूज, जस्ट फॉलो हिज लाइंस। उसने जो स्टेटमेंट्स दी, मैंने इक्वेशन लिखी, इससे मैंने सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स को डिराइव करना था। डेल्टा एन, मेरे पास 2 मोल्स प्रोडक्ट के हैं, 1 मोल रिएक्टेंट का है, तो मेरे पास पॉजिटिव 1 आंसर आ जाता है। फार्मूला में पुट इन करना चाहता हूं, मुझे कहता मुझे बताओ केसी की वैल्यू क्या होगी। केपी की तो उसने बता दी है, तो मैंने सिंपल जो उसने वैल्यूज दी उनको पुट इन कर दिया। केपी की वैल्यू मैंने पुट इन किया, यहां पे देखें 1 जो उसने कहा था, फिर उसने जो मुझे जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू बताई थी वो लिख दी, जो टेम्परेचर बताया था 500 केल्विन वो लिख दिया। इसको सिंपली सॉर्ट आउट किया मैंने, तो मेरे सामने जो आंसर आ रहा है आपके सामने बड़ा क्लियर है, दैट इज 0.2 moles per decimeter cube, very simple and clear। and you know why I'm calling this mole per decimeter cube? भाई केसी के यूनिट नहीं भी होते भी हैं, डिफरेंट होते हैं, डिपेंड करता है। अगर तो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स बराबर है बच्चों, तो फिर तो केसी का यूनिट नहीं है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आप यहां पे इक्वेशन में देख रहे हैं, आपके सामने प्रेजेंटेबल है कि प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हैं और रिएक्टेंट के काम, उनकी रेशियो में मेरे पास जो यूनिट बचता है वो मैंने लिख दिया है केसी का। लिहाजा एमडी कैट में माय स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान में रखना है कि जब आप ये सारा मैथमेटिकल भी अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने यूनिट्स का भी लाजमी ज़हन में रखना है, ये एमडी कैट के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्लियर है? सो मैं क्वेश्चन नंबर 57 को सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास जो आंसर 0.2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और यहां पे वो स्मार्ट वर्किंग करते हुए 0.2 फिगर तो दे देगा, साथ में यूनिट डिफरेंट कर देगा। तो आपने बड़ा कॉन्सेंट्रेट करके बड़े ध्यान के साथ यूनिट्स भी सही लिखने हैं। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 58। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करेंगे, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बाकी ऑप्शंस ठीक होंगी। रिवाइज करते हैं, तमाम लिटरेचर रिवाइज हो रहा है। कहता है इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, अल्फा में कहता है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो वाटर इनटू द वेपर्स, इट फेवर्स बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। आपने उसको प्रेशर इंक्रीज किया ना, तो डेफिनेटली कंडेंस कर रहे हैं ना वेपर्स को, तो वो दोबारा प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वेपर कंडेंस होकर दोबारा वाटर फॉर्म में आ जाएंगे। आप जानते हैं प्रेशर इंक्रीज करने से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आता है। इट्स वेरी सिंपल, सही कह रहा है। हमने इनकरेक्ट देखना था। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट्स, इसको देखते हैं। वो बेटर नो आइस और वाटर, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली मेरे पास वाटर ज्यादा बन जाता है, तो वो कह रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है। और ये लेक्चर में भी बात की गई थी, आपको मैंने बताया था कि आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। हाँ, इस पे जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये जो स्टेटमेंट बी कही है इसने बिल्कुल ठीक कही है, मेरे पास वाटर की तरफ टेंडेंसी बढ़ जाती है रिएक्शन की, बट ये हर सॉलिड पे अप्लाई नहीं होता। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इफेक्ट उस पे करता है, वीक फिजिकल फोर्सेज आर बीइंग अफेक्टेड। लेकिन अगर आम सॉलिड की बात करें, लेट्स सपोज कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क, लेट्स सपोज आयोनिक क्रिस्टल की बात करें, जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करें तो वो फॉरवर्ड नहीं जाएगा। और यही इसने चार्ली ऑप्शन में कहा था, जो कि गलत ऑप्शन है। आप आम सॉलिड के ऊपर अगर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, फिजिकल बॉन्ड्स नहीं टूट रहे, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब द सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट। क्लियर हो गया? सो ये आंसर नहीं है, इसके लिए हमारे पास सिर्फ टेम्परेचर को रेज करना पड़ता है, जो कि मेल्टिंग पॉइंट आता है तो बात होती है। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मैं डेल्टा भी पढ़ लेता हूं। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, गैस प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनता है, इट फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। यस ऑफ कोर्स हम गैसेस को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो दो काम करें, या तो प्रेशर बढ़ा दें या टेम्परेचर लोअर डाउन कर दें। गैसेस आर मोर सॉल्युबल एट लोअर टेम्परेचर। मैं रिलेटेड एमडी कैट के क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपने इन तमाम पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। बहरहाल इस इंफॉर्मेशन में मेरा जो आंसर था दैट वाज चार्ली, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जिसको मैंने जस्टिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है स्टूडेंट्स, कहता है द पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज कांस्टेंट एट अबाउट 7.40। ठीक है, बात बुक्स में 7.35 टू 7.45 लिमिट रेंज दी गई है, बट 7.40 इट्स ओके, लेवल्स में भी है और एफएससी में भी ठीक है। ह्यूमन ब्लड बफर है, पीएच उसकी बता रहा है। व्हिच आयन और द मॉलिक्यूल
present in the human body will remove contaminating hydrogen ions from the blood to keep the pH constant. My dear students, बायोलॉजी की डिटेल में आप पढ़ेंगे, आपको पता होगा कि जब हमारे पास ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज करती है तो क्या चेंजेस आती हैं, ये डिक्रीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन, तो कैसे वो आपका पूरा होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होता है। कौन सा फैक्टर डिस्टर्ब कर रहा है? मैंने नाम बोला कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ एंगेज होकर कार्बोनिक एसिड बना रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक स्लाइट सा एसिडिक यूनिट है, इसकी वजह से ब्लड की पीएच को इफेक्ट किया जाता है और इतनी माइनर चेंज भी नहीं होने देती। अगर पीएच चेंज हो तो इसी के आयंस के जरिए कंट्रोल की जाती है ह्यूमन ब्लड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड जो भी एसिड है मैं अभी देख लेता हूं, सारी डिटेल को ध्यान में रखिएगा। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास कार्बोनेट नहीं, आपको वो जो कॉन्जुगेट एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट है ना, वन प्रोटॉन शिफ्टिंग के बाद एसिड इनटू बेस कन्वर्ट हो जाता है, तो CO3-2 मेरे पास ऑप्शन नहीं है। HCO3 बाइकार्बोनेट आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमिनन जो कि उसने पूछा है। वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर, मेरे पास जो बीटा ऑप्शन है दैट इज माय आंसर। कंप्लीट H2CO3 भी नहीं है। HCO3 नेगेटिव वन बोलूंगा तो H पॉजिटिव आयन को इफेक्ट करेगी ना, उसको रिसीव करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी, उसकी पीएच को कंट्रोल करेगी। तो ये पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं, ठीक है। सो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट वाज बीटा ऑप्शन। बिल्कुल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इररिलेवेंट नहीं है, इसकी केमिस्ट्री मैंने एक्सप्लेन कर दी है। क्वेश्चन नंबर 60 है, If a buffer solution of the acetic acid and sodium acetate has 1 mole per decimeter cube, ठीक है, concentration बता रहा है। What is the pH of the buffer solution if the pKa value is 4.0? Well, my dear students, मैंने buffers की pH को कैलकुलेट करने के लिए, pOH को कैलकुलेट करने के लिए, pH को कैलकुलेट करने के लिए हैंडरसन्स इक्वेशन की बात की थी। इस इंफॉर्मेशन को उसमें मैं पुट इन करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, जिसे मैंने सॉल्व किया आप लोगों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर तमाम वैल्यूज उसने दी हैं, मैंने इस हैंडरसन्स इक्वेशन में पुट इन कर दी है, आपके सामने लिखा गया है। अच्छा, यहां पे एक और रिलेटेड एमसीक्यू मैं आपसे शेयर कर देता हूं। वैसे तो सिंपल मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, आपने पीएच फाइंड आउट करनी है, पीकेए वैल्यू आपको दे दी गई है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द साल्ट एंड द एसिड भी दे दी गई है, और मैंने आपके सामने सॉल्व करके उसका आंसर 4 बता दिया है। वेरी सिंपल, log 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल, मेरे पास जो पीकेए वैल्यू होगी वही पीएच वैल्यू होगी। और यहां से ही एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट आता है, बेस्ट बफर कौन सा होता है? बेस्ट बफर वो होता है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट और एसिड या सॉल्ट और बेस बिल्कुल यूनिटी हो, एक आए, log 1 आए, फैक्टर 0। जो पीएच होगी वही पीकेए वैल्यू होगी एंड वाइस वर्सा। क्लियर है? सो वेरी सिंपल, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। इसको सॉर्ट आउट किया है आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, आपको ट्रैक बताने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स के घबराना नहीं इन वैल्यूज को देख के। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने किस एक बात पे फोकस करना है, वो पूछता क्या है? पीएच पूछ रहा है, पीकेए पूछ रहा है, इसका मतलब है मुझसे हैंडरसन्स इक्वेशंस की बात कर रहा है, तो मैं वैल्यूज को उसमें पुट कर दूंगा। विद इन सेकंड्स आई विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर देखता हूं जो मैंने सॉल्व किया, तो बीटा ऑप्शन इज वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। और इसमें रिलेटेड एमसीक्यू जो मैंने शेयर किया था, द बेस्ट बफर दिस इज, कि जिसमें मेरे पास सॉल्ट और उसके एसिड की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी है, ठीक है, सिंपल। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है रिगार्डिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड जितनी बातें हमने की थी अपने लेक्चर में, वो जो पॉइंट्स थे जो फिगर आउट किया था, उन तमाम इंफॉर्मेशन का किस तरह यूज करता है एमडीकैट के क्वेश्चंस में। सिंपल नोटेशंस देते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लेता है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ लेता है। अगर हमें पता होगा तो हम आंसर कर सकेंगे। अब उसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है केसी से एसोसिएटेड, तो मैं आंसर करता हूं, देखते हैं। अल्फा में कहता है इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। नहीं, बीटा में प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है, अल्फा में। माय डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे तो केसी डिपेंड ही नहीं करता, वो तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस पे डिपेंड करता है। तो अल्फा बीटा दोनों गलत है। चार्ली ऑप्शन की बात करता है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। यस, इस पे डिपेंड करता है। कैसे? आपके ज़हन में कंफ्यूजन आई होगी कि रिएक्टेंट्स की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, भाई वो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट्स के अंदर किस तरह की बॉन्डिंग है, रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उनकी स्पीड क्या है, वो कितनी जल्दी कौन सा रिएक्शन किस मैकेनिज्म के जरिए करते हैं। तो डेफिनेटली, हालांकि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नथिंग टू डू विद द मैकेनिज्म और द पाथ फॉलोड बाय, क्लियर है, बट नेचर ऑफ रिएक्टेंट डिसाइड करती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। KSP होगा, KC होगा, KC कम होगा, KC ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी, रिएक्टेंट ज्यादा रहेगा।
तो ये तमाम बातें तभी पता लगेंगी ना जब रिएक्टेंट अपना रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा या स्लो करेगा। सो इस पर डिपेंड करता है। सो ये मेरा आंसर है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है ना इससे रिलेटेड, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। मैं डेल्टा भी पढ़ लेता हूं। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। भाई कैटलिस्ट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट नीदर पोजीशन नॉर वैल्यू, बिल्कुल गलत कह रहा है। सो चार्ली स्टेटमेंट इज द वेरी करेक्ट एंड द राइट ऑप्शन, जिसे मैंने चूज किया, जिसे मैंने एक्सप्लेन किया, आपको इस सामने रिवाइज किया। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 by O2 to the SO3 is an exothermic reaction। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात कर रहा है। द यील्ड ऑफ SO3 विल बी मैक्सिमम इफ, अब आपके ज़हन में वो तमाम चीजें आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स भी आ गए, एक्सोथर्मिसिटी भी आ गई, इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी आ गया, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम भी आ गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी आ गया। ये तमाम बातें हमने डिस्कस की हैं डिटेल में लेक्चर में, मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं। अल्फा में कहता है बोथ टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स आर इंक्रीज्ड। वो उसका क्वेश्चन है द यील्ड ऑफ SO3 विल बी मैक्सिमम एट। भाई अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे ना, अब आपके सामने मैंने आपको डिटेल में समझाया, मैं रिवाइज करता हूं। जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने से उसमें कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, हाँ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, हाँ वो फॉरवर्ड जाएगा, लेकिन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो हमने यील्ड SO3 की बढ़ानी है, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना, फिर आप बढ़ा नहीं रहे SO3 की। तो अल्फा ऑप्शन तो मेरा आंसर नहीं है। फिर कहता है बीटा में बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंक्रीज्ड, नहीं, ये वही बात, प्रेशर एंड टेम्परेचर को वाइस वर्सा कर दिया उसने, एक ही बात को दो अंदाज में पूछा। चार्ली ऑप्शन की बात करता है टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड and pressure is increased. Yes, if I will increase the pressure, then SO2 and O2, two moles, they collide with each other and definitely they are going to form the SO3. Clear है, number of moles reactant के ज्यादा है, pressure increase करने से उस तरफ equilibrium shift होता है जिस तरफ number of moles कम है, बात ठीक होगी प्रेशर बढ़ाने से। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपने टेम्परेचर को कंट्रोल किया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं, आपने जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर था उसको माइनस किया, उसमें से आपने प्रोडक्ट को माइनस किया, और जिस वजह से आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। दिस इज माय आंसर, वेरी क्लियर एंड द ब्यूटिफाइड एक्सप्लेनेशन फॉर यू पीपल आई एम एक्सप्लेनिंग। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। जो उसने मुझे कहा था कि बताएं कौन सी यील्ड इंक्रीज करती है, चार्ली इज माय आंसर। डेल्टा में कहता है टेम्परेचर इज इंक्रीज, यहीं से बात खत्म हो जाती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्ट कम होती है, ज्यादा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। The solubility product of the Ag2CrO4 is 3.2 × 10⁻⁵. The solubility of the compound is, well my dear students, मैं इसको रिवाइज नहीं करना चाह रहा क्योंकि एग्जैक्ट ये फिनोमेनन मैंने अभी सॉल्व किया है आपके सामने। ये जो क्वेश्चन नंबर 63 है ना, व्हाइट बोर्ड पे देखे मैंने, इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, एग्जैक्ट वही केमिस्ट्री में, उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, Ag2CrO4 में यही आयनिक रेशो आ जाती है, ये इक्वेशन चेंज कर दें बस, वैल्यूज भी उसने वही रहने दी हैं, गॉट इट, वैल्यूज भी इसने वही रहने दी हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह जहां पे हमने सॉल्युबिलिटी को प्लेस करना है, उसने यहां पे सिल्वर कर दिया और साथ में डाइक्रोमेटाइन कर दिया, गॉट इट। तो ये सेम कैलकुलेशंस चलेंगी मेरे पास, S³ आएगा 3.2 KSP की वैल्यू भी उसने एग्जैक्ट इस क्वेश्चन में वही दी है। आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज दिस बिकॉज आई हैव डन दिस फॉर यू एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट। क्लियर है, आपने सिर्फ इक्वेशन चेंज करनी है, बाकी सारा फिनोमिनन वही है। यू आर गेटिंग द आंसर, दैट इज solubility is 2 × 10⁻⁻²। what if I am going to calculate the answer? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास जो आंसर बचता है क्वेश्चन नंबर 63 का, दैट इज द बीटा ऑप्शन। अभी आप अपने सामने पेपर देख सकते हैं जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है हैंडरसन्स इक्वेशन फॉर द बेसिक बफर सॉल्यूशन इज, बताएं जी क्या होती है। बेसिक बफर सॉल्यूशन में POH फाइंड करते हैं जी, उसके लिए कौन सा फैक्टर रिक्वायर्ड होता है, PKB वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, बाकी सॉल्ट ओवर बेस कर देंगे हम। So alpha is my answer, very simple answer, it's a very simple answer without wasting your time। हम क्वेश्चन नंबर इसके 64 का आंसर अल्फा करने के बाद क्वेश्चन नंबर 65 पे जा रहे हैं। A buffer solution is that which resists or minimizes the change in its pH। My dear student, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अब आपको पता है कि pH और POH दोनों में बात हो सकती है, बट डेफिनेशन में हम pH की बात करते हैं, POH की बात नहीं करते। सो ये उसकी डेफिनेशन से एक वर्ड उसने अड़ाया है, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल क्लियर कट आंसर करना है। pH वैल्यू जी, pH में बात करनी है हमने सबकी, इवन के बेसिस की भी हम pH की ही बात करते हैं बास जगहों पे। क्लियर है, स्टैंडर्ड हम pH को बनाते हैं, पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन आयन को बनाते हैं। 65 का आंसर बीटा, वेरी सिंपल एंड क्लियर। Question number 66. The POH of the 0.5 mole per dm cube of an aqueous solution of the sulfuric acid is,
ब्यूटीफुल क्वेश्चन, रुक जाएं ध्यान से। सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी क्या कैलकुलेट कर सकते हो? पीएच पूछ क्या रहा है, पीओएच। हम पीओएच कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी सिंपल सर, वी नो, अगर हमें पीएच पता हो तो हम पीओएच फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। हम पहले पीएच फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम पीओएच उसमें से कैलकुलेट कर लेंगे। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड मैंने इसे आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 66, वेरी सिंपल क्वेश्चन। H2SO4, you know this is डाइबेसिक एसिड, ये 2 मोल जनरेट करता है। मैं पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाता हूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, सही इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस। 1 मोल H2SO4 2 मोल हाइड्रोजन आयन को जनरेट करता है। उसने मुझे कहा कि भाई तुम्हारे पास वो 0.5 मोलर है, ठीक है, अगर ये 0.5 मोलर है तो इससे डबल कितने H आयन जनरेट होंगे? 1 मोल आयन जनरेट होंगे। सो ओके, वेरी सिंपल। अब मैं जानता हूं पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेटर नो पीएच कैलकुलेट करने का फार्मूला है नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशंस। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास आ गई जी, कहां से? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। मैंने वैल्यू पुट की 1 माइनस लॉग 1 0 के बराबर होता है, तो मेरे पास पीएच की वैल्यू क्या आ गई? 0। उसने पीओएच पूछी है, उसने पीओएच पूछी है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से आंसर करना है। आई एम वर्किंग फॉर यू पीपल हियर, क्लियर है? तो मैं सिंपल करता हूं, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। आपने मुझसे पीओएच पूछा है तो मैं 14 माइनस पीएच वैल्यू कर देता हूं। पीएच वैल्यू मेरे पास 0 थी तो मेरे पास पीओएच का आंसर 14 आ जाता है। इट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। सो मैं आंसर करने जा रहा हूं इन तमाम ऑप्शंस के। क्वेश्चन नंबर 66 में Beta option is my answer. Very simple and the good question for the practice of the MDCAT to build up a confidence in you people so that you can better be able to answer all these questions. Clear है? So next question है question number 67. Dear students, पेपर आपके सामने है, स्टेटमेंट है Which of the following is considered the best buffer solution? इसकी बात हो चुकी है, अभी दोबारा आ गया क्वेश्चन। मैंने कहा था ये MDCAT का रेलेवेंट क्वेश्चन है। बेस्ट बफर कौन सा होता है? जिसमें सॉल्ट ओवर एसिड, इन दोनों का जो रेशियो है यूनिटी है, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो, या सॉल्ट ओवर बेस, दोनों की इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो, ठीक है ना? अभी वो पहला कहता है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अ वीक एसिड इज नहीं ग्रेटर लार्जर, ए अल्फा और बीटा दोनों को माइनस कर दें। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। चार्ली इज माय आंसर। जो मैं बोल रहा था वही स्टेटमेंट है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द वीक एसिड इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड विद स्ट्रांग बेस। हम एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं ना, एसिडिक बफर में वीक एसिड होता है, उसका सॉल्ट विद स्ट्रांग बेस होता है। सॉल्ट और एसिड दोनों की कंसंट्रेशन यूनिटी हो, बराबर रेशियो उनकी यूनिटी है, तो log 1 आए जो कि 0 फैक्टर आए, पीएच पी के बराबर आ जाए। गॉट इट? So Charlie is my answer. Very simple and clear, and it's a very beautiful question. Question number 68 है Which of the following is incorrect formula? अब आपको फार्मूला भी क्रैम करने चाहिए। वो जितने छोटे छोटे फार्मूले थे उनको इंटर कन्वर्ट करके डिफरेंट फॉर्म्स में पूछ सकता है। आपको मैंने लेक्चर में भी बताया था कि आपने इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। So उसने क्वेश्चन किया कि इनकरेक्ट फार्मूला कौन सा है? K मल्टीप्लाइड बाई KB इज इक्वल टू KW, ठीक कह रहा है। बीटा में कहता है K प्लस KB। Well my dear student, this is wrong. In fact ये KB और KA को प्लस कर रहा है, गलत कह रहा है। मैं PKA की बात जब करूंगा तो फिर फैक्टर अलग आ जाता है। सो बीटा इज वेरी सिंपल आंसर। ये इक्वल टू 14 नहीं होता, मेरे पास PKA प्लस PKB इज इक्वल टू 14 होता है। खाली KA प्लस KB इज नॉट इक्वल टू 14। हम इनको प्लस नहीं कर सकते, जब नेगेटिव लोग लेंगे तब ही हम इनको प्लस करेंगे। सिंपल, वेरी सिंपल। सो बीटा इज इनकरेक्ट फार्मूला। बाकी तमाम फार्मूला उसने बिल्कुल ठीक कहे हैं जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है वेल माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक फार्मूला है, एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है। आप लोग इस स्टेटमेंट को पढ़ के कंफ्यूज ना हो। आपको MDCAT में से क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सी ऑन द व्हाइट बोर्ड मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 69 और यहां पे एक मैंने माइनर सा ट्रिक भी आप लोगों के विजन की प्रैक्टिस के लिए रखा है। वॉच दिस, इसकी मैं प्रैक्टिस करवाना चाह रहा था कि आप MDCAT में किस तरह माइनर सी मिस्टेक्स भी कर सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन समझें। उसने मुझे फिगर आउट में वैल्यूज दे दी हैं कि भाई मेरे पास 0.20 मोल इसके हैं और 0.15 मोल आयोडीन का है। इनिशियल जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, T0, तो मेरे पास कोई फैक्टर नहीं है। अच्छा, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो प्रोडक्ट बनी 0.26। अब मैं जानता हूं ये डबल अमाउंट ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल्स डबल है, 2HI है। अच्छा, तो मैंने क्या करना है? मैंने इसको इसकी अमाउंट से हाफ करना है। अच्छा, ये देखें स्मार्ट वर्किंग, यहां पे मैं 0.15 में से माइनस करूंगा 0.26 का हाफ, और 0.26 का हाफ 0.13 होता है। तो ये 1.3 जो लिखा है इसमें आपने डिसाइसिव नहीं होना, दिस इज 0.13। सिमिलरली यहां से आप 1.3 की बजाय 0.13, 0.13 को माइनस करेंगे एंड यू आर गेटिंग द आंसर हियर।
और फिर आप इस फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यूज आएंगी, आप उन वैल्यूज को प्लेस इन कर देंगे, आपके सामने केसी की वैल्यू सामने आ जाएगी। आप जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ओवर द रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, इनका मल्टीप्लाई करते हैं और उनके जो नंबर ऑफ मोल होते हैं उसके एज एन एक्सपोनेंट फॉर्म कर देते हैं। इस क्वेश्चन में उसने जो आपसे सवाल पूछा है उसने ये सारा सॉर्ट आउट करके क्वेश्चन नंबर 69 में आपके सामने प्लेस कर दिया है और आपने सिंपल उसे आइडेंटिफाई करना है ऑप्शन को। तो वो जो ऑप्शन पेपर में आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे मैंने आपके सामने प्लेस की है, इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये जो मेरे पास वैल्यू आई है दैट इज द चार्ली ऑप्शन, वेरी सिंपल, 0.26 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 0.07 एंड 0.02। चार्ली ऑप्शन इज वेरी सिंपल एंड क्लियर, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, इसको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, क्लोराइड इज द कंजुगेट बेस ऑफ। हमारे पास कंजुगेट एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट किसकी शिफ्टिंग से आता है, प्रोटॉन की शिफ्टिंग से। HCl एसिड है, उसकी कंजुगेट बेस उसमें से H माइनस कर दो, Cl नेगेटिव होगा। तो अब उसने इसको रिवर्स में पूछ लिया है कि ये जो कंजुगेट बेस है किस एसिड की है, तो HCl की। वेरी सिंपल, विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, 70 का आंसर बीटा है HCl, वेरी सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, each of the following equilibria is subjected to the two changes carried out separately। अच्छा, two changes carried out separately, वो कौन सी वर्त करता है बात। नंबर 1 में कहता है the pressure is reduced at constant temperature। ओके, उसने कुछ स्टेटस दे दिया, अब इक्वेशंस देगा जिसको हमने आइडेंटिफाई करना होगा। नंबर 2 कहता है the temperature is increased at constant pressure। अच्छा, वो कहता है ये दोनों काम तुमने करने हैं, ये दोनों काम करने हैं। क्या, पहला कहता है कि प्रेशर को कम करना है, टेम्परेचर को डिस्टर्ब नहीं करना, फिर कहता है टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। और ये दोनों काम करने से वो कौन सा केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमारे पास वो जो स्टेटमेंट बोल रहा है, फॉर विच इक्विलिब्रिया विल बी बोथ ऑफ दीज चेंजेस रिजल्ट एन इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, दोनों काम करने से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। आई एम गोना आंसर दैट। अगर मैं ऑप्शन ए देखूं तो H2 + I2 तो ये चाहिए। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो तमाम कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में रखिएगा कि जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं वहां पे प्रेशर बढ़ाने से कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो तो कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये अल्फा तो इसमें से माइनस कर देंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स का कोई इशू नहीं है। बीटा में कहते हैं नाइट्रोजन + 3H2। हाँ, अगर इसमें मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रिवर्स हो जाएगी क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चार्ली में तो मेरा ऑप्शन नहीं है ये। चार्ली में कहता है कि अमोनिया प्लस ऑक्सीजन के साथ N2 बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, एक्सोथर्मिसिटी है, तो ये सेम फिनोमेनन होगा। टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, फॉरवर्ड नहीं जाएगा। उसने कहा प्रोडक्ट बढ़नी चाहिए दोनों सूरतों में। माय डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। मेरे पास डेल्टा ऑप्शन में रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल है, प्रोडक्ट साइड पे मेरे पास डेफिनेटली यू आर ऑब्जर्विंग द 2 मोल्स। आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्ट बैकवर्ड आएगी ना, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड होगा। अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करता हूं टेम्परेचर, जो पहली स्टेटमेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूं तो ये फॉरवर्ड जाएगा प्रेशर डिक्रीज करने से। सिमिलरली अगर मैं इसको ये प्लस में इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। क्लियर है? सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। बड़ा खूबसूरत सवाल था जिसकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि उसने 2 कंडीशंस लगा दी हैं, उसने डिफरेंट रिएक्शंस दे दी हैं, उसने पूछा ये दोनों काम करो और वो कौन सा ऐसा रिएक्शन है कि दोनों काम करने से प्रोडक्ट ज्यादा हो। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बारहा एक्सप्लेन किया गया, बार बार इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, in which of the following reversible reaction the effect of increase in the pressure on the equilibrium position shifts in the backward reaction। अच्छा, वो पूछ रहा है किसमें बैकवर्ड रिएक्शन में होगा। ये वही जो केमिस्ट्री मैंने अभी एक्सप्लेन की, इक्विलिब्रियम पे आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखता हूं तो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। आप अगर आप इसके प्रेशर को इफेक्ट करेंगे, वो कहता है द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर, तो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के ज्यादा हैं, वो आपस में कोलाइड करेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। वो यही पूछना चाह रहा था। कॉन्सेप्ट एक ही है, बार बार उसको मुख्तलिफ अंदाज में पूछ रहा है जो कि आपने बड़े कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। सो 72 का आंसर है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। बताएं जी,
ये तो बड़ा रिलेटेड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। जितनी अच्छी मेटल होगी उतनी स्ट्रॉन्ग बेस होगी। ओके, हम जानते हैं टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड पे हैं जो अल्कली मेटल्स हैं वो बेस्ट मेटल्स हैं, उनकी बेस स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरा, उसमें जो नीचे मेटल है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगी क्योंकि सबसे अच्छी मेटल होती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। Calculate the pH of 1 mole per dm cube of the ammonium hydroxide which is 1% associated. 1% associated. इसे मैंने सॉल्व किया आप लोगों के लिए व्हाइट बोर्ड पे। सो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड। वेल डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उसकी उसने कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दी, साथ में उसने जो वर्ड्स बोले वो मैंने नरेट किया। वॉच दिस। मैंने पहले इसको डिसोसिएट किया, आयंस में हाइड्रोक्सिल आयन बना। ये अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल है तो डेफिनेटली इसका 1 मोल एक हाइड्रोक्सिल आयन को जनरेट करे तो ये भी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा। उसने कहा 1% एसोसिएशन, तो 1% एसोसिएशन का मतलब है 1/100। तो मेरे पास जो 1 मोल है बेसिकली वो फिगर आउट करें तो वैल्यू 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आती है। ये मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए ये एक्सप्लेनेशंस बहुत जरूरी होती हैं, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चला। 1% को एक्सप्लेन किया है, 1/100 कर दिया। वेरी सिंपल। 0.01 मोल पर डीएम क्यूब कह लूं या इसको 10⁻⁻² भी कह सकता हूं। गॉट इट, एक ही बात है। तो ये देखिए मैंने मैंने पीओएच कैलकुलेट करनी है। उसने मुझसे पीएच पूछी है, ये मेरे पास बेस है, बेस की मैं पीओएच फाइंड करूंगा। पहले मैं पीओएच फाइंड कर लूंगा, बाद में उसको पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 का फार्मूला लगा के पीएच कैलकुलेट कर लूंगा। वेरी सिंपल फिनोमेनन। पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। पुट द वैल्यू क्या आई है, 10⁻⁻² आई है ना हमारे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन की, उसको प्लेस किया तो पीओएच मेरे पास 2 आ गई। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की पीओएच मेरे पास 2 आ गई। पीएच फाइंड आउट करनी है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 और pH is equal to 14 minus pH यानी 14 minus 2 that is equal to 12। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये बहुत दफा पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चंस जिसके लिए मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं जो कि आपके सामने मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर था दैट वाज बीटा 12। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 75 है KSP वैल्यू ऑफ द बेरियम सल्फेट इज। अच्छा, ये आपकी बुक में टेबल बना है, मैंने लेक्चर में भी कहा था कि आपकी बुक में KSP वैल्यूज का टेबल बना हुआ है। वो जो चंद सॉल्ट्स दिए गए ना, आप उनकी वैल्यू याद करनी होती है। जैसे इसने बेराइट, जिसे हैवी स्पॉट भी कहते हैं, जिसे बेरियम सल्फेट भी कहते हैं, उसकी पीएच पूछी है तो इसका आंसर अल्फा है 1/1 × 10⁻⁻10। स्लाइडली वेरी लेस सॉल्वेबल होता है। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, आपको मेमोराइज करना है, आपको पता होना चाहिए। वेल, क्वेश्चन नंबर 76। When the system H2 plus H2HI is in equilibrium, ठीक है, जो भी उसने टेम्परेचर बता दिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। The value of the equilibrium constant Kp is, Kp की वैल्यू 50 दे रहा है, बहुत खूबसूरत सवाल। ओके, Kp की वैल्यू 50। What is the value of Kc at a pressure of 2 atm? सुनो, बहुत खूबसूरत सवाल है, समझना है। मेरे पास Kp is equal to Kc RT और डेल्टा n है, ये फॉर्मूला अभी मैंने करवाया था ना, ये हमें पता है। अच्छा, मेरे पास Kp और Kc का रिलेशन पूछ रहा है, उसने टेम्परेचर मुझे बताया, टेम्परेचर उसने कहा भी ठीक है, सेम ही है, कांस्टेंट है। प्रेशर चेंज किया है, 1 से 2 किया है। क्या इस फॉर्मूले में कहीं पे प्रेशर फैक्टर है? नहीं। Kp इज इक्वल टू Kc, ठीक है, इंटू RT डेल्टा n, नंबर ऑफ मोल्स बताए गए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर फोकस करो, प्रेशर नहीं चेंज करना। मैं इस रिएक्शन में देखता हूं, आपके सामने पेपर में मौजूद है कि 2 मोल प्रोडक्ट के हैं और 2 मोल ही रिएक्टेंट के हैं। 1 मोल हाइड्रोजन प्लस 1 मोल आयोडीन, टोटल 2 मोल रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में 2 मोल HI बन रहा है, तो डेल्टा n की वैल्यू 0 आती है। और जब डेल्टा n की वैल्यू 0 आती है तो Kc इज इक्वल टू Kp। वेरी सिंपल। तो जो वैल्यू Kp की है वही Kc की है। मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इट कुड बी अ ट्रिकी क्वेश्चन फॉर यू। इसमें प्रेशर का इफेक्ट कहीं कोई रोल प्ले नहीं करेगा। क्लियर है? वैल्यू ऑफ आर कर सकती है, टेम्परेचर कर सकता है, प्रेशर तो है ही नहीं। नंबर ऑफ मोल्स का जो चेंज है वो करेगा इफेक्ट रोल प्ले, तो वो तो मेरे पास डेल्टा n का फैक्टर 0 है, तो पूरा आरटी फैक्टर 0 हो जाएगा, मतलब पूरा आरटी फैक्टर की वैल्यू 1 आ जाएगी, कोई रोल ही नहीं प्ले करेगा। तो Kp इज इक्वल टू Kc। बहुत आसान क्वेश्चन है। सो मेरे पास 50 की वैल्यू 50 रहेगी। क्वेश्चन नंबर 76 अल्फा इज माय आंसर। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 में स्टेटमेंट बोल रहा है, एक न्यूमेरिकल है, सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं।
उसने एक स्टेटमेंट दिया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन बिटवीन द एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल इज, उसने वैल्यू दे दी 4.0. अ मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ द एसिटिक एसिड एंड द 2 मोल्स ऑफ द इथाइल अल्कोहल इज लॉ 2. ठीक है, वो रिएक्शन बता रहा है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इथाइल एसीटेट एट इक्विलिब्रियम. हम जानते हैं कि हमें केमिकल इक्वेशन में केमिकल इक्विलिब्रियम की वजह से इन तमाम कॉन्सेंट्रेशंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इसको सॉर्ट आउट करते हैं. सी ऑन द व्हाइट बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 77 है. इक्वेशन लिख दी, उसने जो स्टेटमेंट दी वो मैंने लिख दी. इन दोनों के दो मोल्स हैं. व्हेन टाइम t वाज 0, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो जो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट थी 0 थी. फिर जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, लेट्स सपोज मेरे पास 2 मोल्स रिएक्टेंट के थे. इनके तो मोल्स मैंने बताने हैं ना कितने बने. मैं उसको इमेजिन कर लेता हूं x. सो गॉट इज x मोल ये बन जाते हैं. अब आपके पास ये लिक्विड्स हैं, डेफिनेटली इनका वॉल्यूम है तो वॉल्यूम फैक्टर भी आ जाएगा. मैं कैसी वैल्यू लिखता हूं आप जानते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ओवर द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. केसी की वैल्यू है, वही डेफिनेशन है. वैल्यूज को पुट इन किया है. इसको आप देखिए मैं सोर्ट आउट कर रहा हूं. मेरे सामने ये फैक्टर आ जाता है एक्स स्क्वायर वी, फैक्टर वी तो क्रॉस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. अब देखें केसी की वैल्यू उसने मुझे 4 दी थी. इसको मैं सिंपल सॉर्ट आउट कर रहा हूं वन लाइन में फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर कॉन्फिडेंस. गॉट इट. वॉच दिस. एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर. मैं काम करता हूं, इन दोनों के स्क्वायर्स को खत्म करने के लिए मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूं. तो ये फैक्टर 2 बन जाएगा और ये x2 माइनस एक्स आ जाएगा. अब इसको मैं उस साइड पे ले जाता हूं. x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस एक्स, सिंपल मैथ. एंड x इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, सिंपल. हमने x को फाइंड आउट करना है. वी आर गोना फाइंड इट वेरी सिंपल. तो हमने इसको सॉर्ट आउट किया है. तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 4 एंड 3x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4 बाय 3, दैट इज 1.33 मोल्स. हमारे पास ये इतने मोल्स बने हैं x, इतने मोल इथाइल एसीटेट के बने हैं और इतने मोल मेरे पास वाटर के बने हैं 1.33 मोल्स. और वो मैं अभी आपको आंसर कर रहा हूं आपके सामने. अगर मैं ऑप्शंस को देखता हूं तो उसने जो गिवन ऑप्शंस दिए, माय डियर स्टूडेंट्स, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. सिंपल 1.3 बोला, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बीटा आंसर है मेरा. सो ये इसको सॉर्ट आउट किया है. इस सवाल को करने का मतलब ये था कि आप ऐसी कैलकुलेशंस को देखें. एमडी कैट के टेस्ट में कतन कंफ्यूज ना होइएगा. ट्राई टू डू इट. ये सेकंड्स में हो जाएंगी, बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट. क्लियर है. सो क्वेश्चन नंबर 78 है. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, हमने ये देखनी है. रिएक्शन दे दिया उसने, SO2 प्लस O2 और SO3 बन रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अच्छा, हमें पता है सारी चीजों का. कहते द वैल्यू ऑफ द Kp फॉल्स विद राइज इन टेम्परेचर. ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट ठीक है. कैसे? जब आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन रिवर्स होगा. तो रिएक्शन रिवर्स होगा तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी. जी, हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन होता है, Kc या Kp की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन की होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन की होती है. जब आप वो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन रिवर्स हो रहा है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है. मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो भी है, चाहे इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर है, चाहे इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, चाहे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन है, चाहे इन टर्म्स ऑफ मोल है, वो कम हो रहा है. तो अल्फा ऑप्शन बिल्कुल ठीक ऑप्शन है. यही मेरा आंसर है जो उसने एक्सप्लेन किया है. सो बाकी स्टेटमेंट्स गलत हैं और इनकरेक्ट हैं. और आप वो कह रहा है कि एडिंग V2O5 कैटलिस्ट इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ SO3. माय डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू तो चेंज नहीं होती कैटलिस्ट की वजह से, सो इसको लीव कर दें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 79, which of the following equilibrium in the gaseous phase would be unaffected डिस्टर्ब नहीं होगा by an increase in pressure. भाई जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर होंगे, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं तो फिर प्रेशर की वजह से इफेक्ट होता है. अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल तो जिस तरह प्रेशर करेंगे मोल्स पे उतना इफेक्ट आएगा. तो इसमें आप सिंपली आंसर कर सकता हूं मैं. मेरे पास बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल, जहां पे दोनों तरफ दो मोल्स है, बाकियों में वेरिएंट है, डिफरेंट है. क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी वीक बेस. अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अच्छा, वेरी वीक बेस. वंस अगेन द सेम कॉन्सेप्ट. जैसे इसी पेपर में उसने स्ट्रॉन्ग बेस का क्वेश्चन किया था, मेटालिक रिएक्टर, उसके साथ लगे हुए यूनिट की वजह से जो हमने डिसाइड किया था हमारी प्री इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर है. तो इसमें आंसर मेरे पास, माय डियर स्टूडेंट, सबसे जो वीक बेस है ना वो मेरे पास ये जो ऑप्शन आ रही है ना, डेल्टा एमाइनो बेंजीन, जैसे हम एनिलीन भी बोलते हैं, दिस इज द वीकेस्ट बेस. और यही उसने पूछा है.
सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 81 है, कंसीडर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट एस. अच्छा ठीक है, उसने ax by और फिर फैक्टर बता दिए हैं सॉल्युबिलिटी. वेल माय डियर स्टूडेंट्स, वो जो KSP का रिलेशन जो मैंने पढ़ाया था और अभी इसी टेस्ट में दो न्यूमेरिकल्स भी उसके सॉल्व किए कि सॉल्युबिलिटी एस, उसकी कंसंट्रेशन टर्म, उसके एक्सपोनेंट्स, उन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम इसको देखते हैं क्या आंसर है. उसने मुझसे पूछा है इनकरेक्ट कौन सी है. अल्फा में देखता हूं तो उसने एक्सपोनेंट्स भी बिल्कुल सही लिखे हैं KSP में. हम जानते हैं सोल्यूशन इज सैचुरेटेड एट इक्विलिब्रियम. हम जानते हैं जब KSP इज इक्वल टू द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द आयंस, ठीक है, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है. ठीक कह रहे हैं. बीटा में कहता है उसकी आयनिक प्रोडक्ट को KSP की वैल्यू ज्यादा होती है तो सोल्यूशन इज वह अनसैचुरेटेड. बिल्कुल सही कह रहा है बीटा ऑप्शन. हम जानते हैं कि KSP वैल्यू ज्यादा है, आयंस कम बने हैं, इसका मतलब है उसकी डिसोसिएशन कम हुई है, वो लेस सोलुबल है, वो अनसैचुरेटेड है. बिल्कुल सही कह रहा है. चार्ली में कहता है इफ आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर और इक्विवेलेंट टू द KSP सॉल्यूशन इज ऑलवेज सैचुरेटेड. माय डियर स्टूडेंट, ये ऑप्शन गलत है. इसकी सही ऑप्शन डेल्टा ऑप्शन है. वो जो कह रहा है कि आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP मतलब ज्यादा आयोनाइज हो गया है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है हमारे पास. ये स्टेटमेंट ठीक है. चार्ली ऑप्शन गलत है. चार्ली इसलिए गलत है कि अल्फा में अभी तो पढ़ के आए हैं कि जब दोनों अमाउंट्स बराबर होती हैं तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है, सुपर सैचुरेटेड नहीं होता. ठीक है. हाँ, जब आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होती है तो फिर वो सुपर सैचुरेटेड होता है. सो वेरी सिंपल. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा था, बहुत आसान है. वो जो 3 फिगर्स हम पढ़ते हैं जिसको एक्सप्लेन किया गया उसकी बेसिस पे हम आंसर कर सकते हैं. चार्ली ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 82 स्टूडेंट्स, पेपर आपके सामने है. बफर सॉल्यूशन शोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेलिएंट फीचर्स एक्सेप्ट. अच्छा, बफर्स की प्रॉपर्टी पूछ रहा है. इट हैज डेफिनेट pH G. इट्स pH चेंज ऑन स्टैंडिंग. गलत. बफर की यही तो ब्यूटी है कि उसकी pH बाय द एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस वो भी नहीं चेंज करता, तो स्टैंडिंग पे कैसे चेंज कर सकते हैं? ऐसे पड़ा रहने दे, इसकी pH चेंज नहीं होती. ये गलत कह रहा है कि इसकी pH चेंज होती है, इसे रहने दे, तो बीटा इज रॉन्ग. बाकी इट्स pH डज नॉट चेंज ऑन डिल्यूशन. ठीक है, इट्स pH इज स्लाइटली चेंज्ड बाय एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड्स और बेसिस. सही कह रहा है. और वो उसको बफर कैपेसिटी हम बोलते थे, मैंने लेक्चर में बताया था कि अमाउंट ऑफ द एसिड और बेस रिक्वायर्ड टू चेंज द pH ऑफ अ बफर बाय 1 यूनिट. तो वो तो बहुत ज्यादा अमाउंट होती है, लिटिल अमाउंट ऐड करने से चेंज नहीं होती. सो बीटा ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन. बाकी सारी ठीक है. उसने यही मुझसे पूछा था कि मुझसे जो सेलिएंट फीचर्स हैं सिवाय. क्वेश्चन नंबर 83, द कंजुगेट बेस. अच्छा, फास्फोरिक एसिड की बता रहा है. मैंने कहां से अंदाजा लगाया? मैंने 1 प्रोटॉन की शिफ्टिंग से अंदाजा लगाया. मेरे पास कोई एसिड एक प्रोटॉन को रिलीज करके अपनी कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है और एक बेस जो डेफिनेटली अपने प्रोटॉन की शिफ्टिंग से कॉन्जुगेट एसिड में शिफ्ट हो जाती है. सो उसने H3PO4 के बारे में बात की है जो मैंने बता दिया उसको. वो कहते हैं H2PO4-1, उसमें एक H पॉजिटिव ऐड कर दो, H3PO4. बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 84 है, डिफरेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन KP एंड KC आर गिवन. डिफरेंट रिलेशनशिप्स. अच्छा, वो जो फैक्टर्स KP कब बड़ा होता है, KP KC से कब स्मॉलर होता है, सो ऑन, ध्यान में रखिएगा. टेबल बता दिया उसने जी, वही जो मैं रिवाइज करके आया था अभी आप लोगों के लिए, वही पूछ लिया. ब्यूटीफुल MCQ दिस इज. और इसमें से अलग-अलग MCQ पूछे जाते हैं और जो हम डिस्कस करते रहे हैं, और अभी उसने सबको पूछ लिया. उसने टेबल दे दी है. उस टेबल में कहते हैं डेल्टा n इज 0. ठीक है. और n में फैक्टर मैं देखता हूँ KP इज इक्वल टू KC. ठीक है. डेल्टा n इज पॉजिटिव देन KP इज लार्जर देन KC. ठीक है, क्योंकि KC के साथ एक पॉजिटिव यूनिट मल्टीप्लाई होकर KP के बराबर हुआ है. ठीक कह रहे हैं. डेल्टा n इज नेगेटिव तो KP इज स्मॉलर देन KC. ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. पूछ रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट वाज. Move toward the last question of the today's test, question number 85. In the mixture of NO and CO2 initially containing 4 moles of NO and 0.9 mole of carbon dioxide, relation according to the equation. ठीक है, उसने equation भी दे दी है. कहता है at equilibrium 0.1 mole of carbon dioxide was present. यानी 0.9 मोल में से 0.1 बच गया. इसको मैंने सॉल्व किया आप लोगों के लिए. सी ऑन द व्हाइट बोर्ड.
ये क्वेश्चन नंबर 85 की स्टेटमेंट मैंने लिख दी, जो इक्वेशन उसने दी थी उसको मैंने लिख दिया। इंतहाई सिंपल वे में आपने क्या करना है, आपने जो वैल्यूज दी उनको लिख लिया पहले। जब हमारे पास टी जीरो था, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जीरो थी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये थी, प्रोडक्ट का टाइम जीरो था, प्रोडक्ट बनी नहीं थी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं थी, फिर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। और जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, वो क्या कहता है कि मेरे पास, खूबसूरत पॉइंट है, 0.1 मोल बचा इसका। ये देखिए मैंने 0.1 नहीं लिखा, मैंने अंदाजा लगाया, मैंने आपको प्रूफ करना था ना, बताना था कि भाई 0.9 में से 0.1 कब बचता है, जब 0.9 में से 0.8 को माइनस किया जाए जी। 0.8 अगर देखो ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल, इसका मतलब है ये रिएक्टेंट का अगर 0.8 मोल कंज्यूम हुआ है तो उतने मोल प्रोडक्ट बनी है ना। तो मैंने प्रोडक्ट का 0.8 मोल यहां से ड्राइव करके लिखा है। ये पॉइंट समझाना था आपको, बड़ी सादा सी बात है कि 0.8 कहां से आएगा। भाई उसने मुझे एक ही स्टेटमेंट बोली थी कि ये 0.9 था इनिशियली, और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तो 0.1 आ गया। आपको प्रूफ करने के लिए कि मैंने 0.9 माइनस 0.8 करके बताया क्या 0.1 बचा है, तो 0.8 इसका कंज्यूम हुआ। जितना ये कंज्यूम हुआ उतने नंबर ऑफ मोल्स इसने प्रोडक्ट के जनरेट किए हैं। क्लियर? तो वो मैंने दोनों इक्वल नंबर ऑफ मोल्स लिख दिए। अब मैं इनका केसी एक्सप्रेशन लिख देता हूं, वही 0.8 इसमें माइनस कर दिया। वॉच दिस, मेरे पास जो डेफिनेटली प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेबल द रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। अब इसको मैं सॉर्ट आउट करता हूं, सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास फैक्टर आंसर 2 आता है। और इसके साथ मैंने यूनिट नहीं लिखने, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर बीइंग कैंसल्ड आउट, कोई यूनिट नहीं आएगा केसी का। सो बहरहाल आंसर यहां पे आएगा चार्ली ऑप्शन, वेरी सिंपल। Well, my dear student, that was another beautiful test regarding the chemical equilibrium. टेस्ट नंबर 34 MDCAT। इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई कि आपके पास अगर MDCAT में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जो आपको न्यूमेरिक्स की तरह कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इसको सॉल्व करना है इन अ वेरी सिंपल वे। यू विल बी एबल टू आंसर दैट। इंशाल्लाह आपका टेस्ट बेहतरीन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।